स्टूडेंट्स, आई एम जोसेफ सावियो डिसूजा और आज हम लोग जो है क्लास 8 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग सुनेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का नाम है। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग देखेंगे वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। और इसके पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो हमें जो है वो समझना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इट सेफगार्ड्स अस फ्रॉम मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। ओके, और जैसे कि टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक डिक्टेटरशिप को लेकर और एक लड़की को लेकर। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग सुनेंगे और उससे हमें क्या मिलता है सीखने के लिए ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक लड़की है और दूसरे दिन उनका जो है परीक्षा रहती है और उनके 2 चैप्टर्स जो है वो बचे हुए रहते हैं रिवाइज़ करने के लिए। और ठीक उसी समय जो है उनके घर में उनके पेरेंट्स जो है वो बैठकर कुछ उनका जो मनपसंद प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। तो इस लड़की का भी मन करता है कि वो उस वक्त जाकर उनका जो मनपसंद प्रोग्राम है वो देखे, लेकिन वो सोचती है अगर वो प्रोग्राम देखने के लिए चली जाती है तो ये रिवीजन नहीं होगा और दूसरे दिन परीक्षा है। तो उनके पेरेंट्स जो है अपनी बेटी को देखते हैं कि वो काफ़ी वरीड है, चिंतित है। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों है। तभी वो अपनी बात जो है वो उनके सामने रखती है कि अगर आप लोग भी बैठकर जो है वो ये टीवी प्रोग्राम देखेंगे तो मेरा भी मन जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ये टीवी प्रोग्राम जो है वो देखने के लिए, और कल तो मेरी परीक्षा है। तो पेरेंट्स जो है वो कहते चलो ठीक है, हम लोग भी जो है ये टीवी प्रोग्राम जो है वो नहीं देखेंगे। और लड़की भी उनको बोलती है कि आप भी मत देखिएगा करके, और इस तरह से वो लोग ये टीवी प्रोग्राम नहीं देखते हैं। और ये लड़की जो है अपनी जो भी 2 चैप्टर्स है उनका रिवीजन वगैरह करती है। दूसरे दिन जब वो परीक्षा आंसर करती है तभी उनको पता चलता है कि जो चैप्टर्स उन्होंने कल रात को जो है वो रिवाइज किए हुए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। और उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि जो कल रात का उन्होंने जो टीवी प्रोग्राम न देखने का जो निर्णय लिया था वो बहुत ही लाभदायक था उनके लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कई बार हमारी नादानियों में आके या कई बार हम लोग इमोशनल होके हम लोग इम्पल्स डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर संविधान है तो संविधान हमको सेफगार्ड करता है गलत डिसीजंस लेने से। जैसे कि बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, कई बार हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स देखते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ पॉलिटिक्स करती है, ये सब झमेला होता रहता है। तो हम लोग सोचते हैं कोई ऐसा स्ट्रिक्ट बंदा होना चाहिए, जैसे कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए जिसके आधार पर सभी नियम जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो लागू करवाने चाहिए। ओके, लेकिन क्या है, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप जो है वो मकसद नहीं है। इट इज़ नॉट टॉलरेबल इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप नहीं है। तो संविधान में भी स्टूडेंट्स हमें पता चलता है कि किस तरह से कि डिक्टेटरशिप जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। तो अगर भावना में बहकर हम इस तरह का डिसीजन लेने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, संविधान हम लोगों को गाइड करता है कि ये आपका डिसीजन जो है वो रॉन्ग है और आप जो है इसके खिलाफ जो है वो नहीं जा सकते। तो यही मतलब हो जाता है इट सेफगार्ड्स अस फ्रॉम टेकिंग और मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि संविधान में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में सारे नियम लिखे गए हैं। हम लोग अगर कुछ भी गलत जो है डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो लार्जर इंटरेस्ट है उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो संविधान जो है वो उस वक्त हमें क्या करता है, सेफगार्ड जो है वो करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के समय जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो भारत के आज़ादी के लिए जो नेता लोग, जो लीडर्स लड़ रहे थे, उन लोगों ने क्या देखा था, क्योंकि कॉलोनियल रूल उनके ऊपर था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर जो है अपना अधिकार जता रहे थे, तो भारतीय लोग जो है वो भारत जैसे अपने देश के लिए किसी प्रकार का भी निर्णय जो है वो नहीं ले सकते थे, ना ही वे अधिकारी जो है वो बन सकते थे। तो इन लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जो है अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे और
भारत जो है वो आज़ाद होने के बाद उन लोगों ने एक भारत की आज़ादी के बाद भारत कैसा होना चाहिए ये एक कल्पना किया था, और वो था फ्री इंडिया। ओके, तो उन लोगों ने सोचा था कि भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत में जो है वो पूर्ण रूप से आज़ादी जो है वो होनी चाहिए, उसमें डेमोक्रेसी जो है होनी चाहिए एलोंग विथ इक्वालिटी। मतलब आज़ाद भारत में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जारी होने चाहिए और उसमें इक्वालिटी भी होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ भारतीय सभी नागरिकों को गवर्नमेंट फंक्शनिंग में इनडायरेक्टली जो है वो या डायरेक्टली जो है भाग लेने के लिए जो है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इमेजिनेशन, एक कल्पना के रूप में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने ऑलरेडी सोच के जो है वो रखा हुआ था कि भारत की आज़ादी के बाद हमारा आज़ाद भारत जो है वो इस तरह से दिखेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए नियमों का भी बनाना या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बनाना जो है वो ज़रूरी था। तो बात आती है ड्राफ्टिंग के ऊपर। ड्राफ्टिंग मतलब जो भारतीय संविधान है उसमें ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को डालना या ये सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बना के उसमें ये करना, ड्राफ्ट करना, ये एक बंदे का काम जो है वो नहीं था। इसमें पूरे भारत में से तकरीबन 300 मेंबर्स जो है वो जुड़ गए थे। किस में जुड़े हुए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक ऐसी असेंबली बनी हुई थी 300 मेंबर्स, इसमें पूरे भारत में से डिफरेंट बैकग्राउंड में से और डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट धर्मों में से सब जुड़े हुए थे। ये किस मकसद से जुड़े हुए थे? ये यही मकसद से जुड़े हुए थे कि संविधान में जो है जो नियम जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको वे जो है वो ड्राफ्ट कर सके। और इन लोगों ने जो है 3 साल तक जो है वो लगातार मिलकर पूरे भारत के लिए जो है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन से भरा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट जो है वो कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाने पड़े तो उनके पास एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो उनके सामने था। क्या था वो टास्क? उस समय जो है डाइवर्सिटी, उस समय और अभी भी हमारा भारत देश जो है वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, डाइवर्सिटी उसमें है। डाइवर्सिटी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, विभिन्नता जो है भारत जैसे देश में पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, different cultural backgrounds, different climatic conditions and physical features in which they stay. ओके, उनकी कई डिफरेंट बोलीज़ होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, डिफरेंट रीति रिवाज होते हैं, डिफरेंट धर्म होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है वो भारत जैसे देश में हमें जो है वो नज़र आती है। तो इस डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करना था? कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने चाहिए थे संविधान के लिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो और सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क जो है वो उनके सामने था। उसके बाद दूसरा टास्क जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो फेस करना पड़ा वो है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस। आपको पता ही है कॉलोनियल रूल से आज़ादी पाने के बाद भारत जो है वो काफ़ी जो है उसमें जो है सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो इम्पैक्ट हो गया था। काफ़ी जो है सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस डाउन थे। समाज में भी जो है बहुत सारा डेवलपमेंट होना चाहिए था, आर्थिक स्थिति में भी बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने था कि उन लोगों को किस तरह से ऐसे रिफॉर्म्स या किस तरह से ऐसे नियम निकालने हैं जिसके आधार पर भारत देश जो है वो डेवलप जो है वो हो जाए। उसके बाद जो है इंडिया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन भी उस वक्त जो है वो हो चुका था स्टूडेंट्स, और ये भी एक बहुत बड़ा टास्क जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने था, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे, कंफ्यूज थे, और एक तरह से कम्युनल टेंशन, ये सारी चीज़ें जो है वो समाज में जो है वो चल रही थी। तो जो भी नियम निकाले जाते हैं और जो भी इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं वो सही ठीक ढंग से सभी के बेनिफिट के लिए जो है वो होना चाहिए।
लिए था। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त थे, मतलब जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे या छोटे छोटे लोकेशन थे जिनके ऊपर छोटे मोटे बादशाह या राजा जो है वो हुकूमत चलाते थे, वो लोग भी कंफ्यूज थे कि हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या हमें इंडिया को ज्वाइन करना है या हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो वो लोग भी कंफ्यूज थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने काफ़ी ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से जोड़ दिया। इसका योगदान जो है इसका श्रेय जो है उनको जाता है, उन्होंने काफ़ी सारा योगदान जो है इसमें दे दिया। तो ये भी एक जो है यहाँ पर एक हाई टास्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था कि ये प्रिंसली स्टेट्स जो है वो पूर्ण रूप से भारत से जुड़े और उनका एडजस्टमेंट जो है वो बढ़िया ढंग से जो है वो हो जाए। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या कर दिया, एक विजनरी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने रखा, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ऐसे नियम थे संविधान में जिसकी वजह से जो है ये एक विजनरी डॉक्यूमेंट ऐसा था जो इरेडिकेट पॉवर्टी, जो हमारी गरीबी है भारत की, उसको डिफरेंट रिफॉर्म्स के द्वारा जो है भारतीय गरीबी को क्या किया जा सकता है, इरेडिकेट किया जा सकता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए। सिलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भारतीय नागरिक है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होते हुए वो क्या कर सकते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव का जो है वो इलेक्शन या सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट फंक्शनिंग में भी वो लोग भाग जो है वो ले सकते हैं। और इतनी सारी विभिन्नता भारत जैसे देश में होने के बावजूद भी उन सारी विभिन्नताओं को मद्देनज़र रखते हुए एकता के साथ जो है वो उनका जो है एकता में जो है सारी चीज़ों को रखते हुए इन लोगों ने एक विजनरी डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे संविधान में, जो संविधान के आधार पर जो है भारत जैसे देश के सामने जो है वो रखा, जिसकी वजह से ऐसा होने लगा कि ये संविधान, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वे पूरे भारत के लोगों को जो है वो बेनिफिशियल जो है वो होने लगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वो है की फीचर्स, और जैसे कि उनमें से एक जो है वो फेडरलिज्म है, जो हम लोग जो है अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।